हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि कैसे ओबीसी के जातियों को अदर बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ी जातियों को ब्राह्मणों ने कैसे हक और अधिकार से वंचित करके उन्हें आज तक गुलाम बनाए रखा है। तो जब पहली बार हमारे देश में जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो गांधी और नेहरू, पटेल जैसे महान नेताओं ने ओबीसी के एक भी व्यक्ति को संविधान सभा में जाने का टिकट नहीं दिया था। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने संविधान का चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो जैसे ही उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला, संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ओबीसी की भी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि गांधी और नेहरू ओबीसी के एक भी लोगों को संविधान सभा में जाने का टिकट नहीं दिया था। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी का ड्राफ्ट बना करके सरदार पटेल को दिखाया तो सरदार पटेल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आज तक तो हम अनुसूचित जाति और जनजाति को ही पिछड़ा समझते थे, अब और कहां से पिछड़ा लाए हैं जिसका हक अधिकार देने की बात करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि ये परिस्थितियां आप ही ने पैदा किया है, इनकी पहचान करने की कि ओबीसी कौन है, इनकी समस्या आप ही ने पैदा किया है, इसलिए लाइए हम संविधान में ही बात कर लेते हैं। तब संविधान में अनुच्छेद 340 डाला कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वे एक आयोग का गठन करे और आयोग उसके आबादी की पता लगाएगा। आबादी की पता लगाने के बाद उनको शासन और प्रशासन में भागीदारी दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने वादा भी किया था कि हम जो है पिछड़ा आयोग का गठन करेंगे, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बावजूद भी जब पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसका कई बार विरोध किया। उसके बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ तो 10 अक्टूबर 1991 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और ओबीसी के लोगों को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने लगे, जिससे घबरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचा कि कहीं ओबीसी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ न चले जाएं। इसलिए घबरा करके उन्होंने 1953 में काका कालेलकर
आयोग का गठन किया। उसका रिपोर्ट 1955 में आया, जिसमें 2218 जातियों को शामिल किया गया था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस रिपोर्ट को काका कालेलकर रिपोर्ट को संसद के टेबल पर चर्चा कराने के लिए ही नहीं रखा। उसके बाद 1977 में जनता दल की सरकार आती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, मोरारजी देसाई अपने घोषणा पत्र में वादा किए थे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो मैं काका कालेलकर आयोग को लागू करेंगे। उसकी सरकार आ गई तो ओबीसी के लोग कहने लगे अब तो काका कालेलकर आयोग को लागू करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रिपोर्ट बहुत पुराना हो गया है, नया रिपोर्ट तैयार किया जाए। तब 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया। उसका रिपोर्ट 1980 में आया, जिसमें 3743 जातियों को शामिल किया गया था। तो जैसे ये रिपोर्ट आई तब तक जनता दल की सरकार चली गई थी और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और इंदिरा गांधी ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद 89 तक इस पे चर्चा ही नहीं हुई। जब बीपी सिंह की सरकार आई 1989 में, जब बीपी सिंह की सरकार आई और बीपी सिंह को देवीलाल प्रधानमंत्री बनाए थे, बाद में देवीलाल से झगड़ा हो गया तो इनके सांसदों को भागने का डर था, फूटने का डर था, इसलिए इन्होंने बिना संसद में चर्चा कराए, बिना रेजुलेशन पास किए, कार्यपालक आदेश के द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण जारी कर दिया, लेकिन शिक्षा में नहीं। इसके पीछे का कारण था कि यदि शिक्षा में आरक्षण जारी कर दिया जाए तो ओबीसी के लोग पढ़ लिख करके होशियार हो जाएंगे, वे लोग पढ़ने ना पाए, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से पाएंगे। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण जारी किया, लेकिन शिक्षा में नहीं। तो जब ओबीसी को मंडल आयोग के तहत आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलने वाला था, उनका बांट बखरा मिलने वाला था, हक अधिकार मिलने वाला था, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि जब ओबीसी के लोगों को हक अधिकार मिलेगा, यानी मंडल आयोग में जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलेगा, तो हमारा जो है भागीदारी कम हो जाएगी। अगर मंडल कमीशन का विरोध करते हैं तो हम कभी भी जो है शासन सत्ता में आ नहीं सकते हैं। मंडल कमीशन विरोध करने का मतलब कि हम ओबीसी के लोगों का सीधे विरोध कर रहे हैं। तो
कभी जो है हम शासन सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और अगर मंडल कमीशन का समर्थन करते हैं तो इनको आबादी के अनुपात में हिस्सा बखरा मिलेगा, नौकरी में हिस्सा बखरा मिलेगा, शिक्षा में हिस्सा बखरा मिलेगा। तो हम यहाँ प्रशासन से गायब हो जाएंगे। अगर विरोध करते हैं तो शासन से गायब हो जाएंगे, अगर समर्थन करते हैं तो प्रशासन से गायब हो जाएंगे। तो विरोध करना भी खतरनाक है, समर्थन करना भी खतरनाक है। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला कि ओबीसी के लोगों का दिमाग को डाइवर्ट किया जाए, मंडल के मुद्दे से इनका दिमाग को डाइवर्ट किया जाए और उनका जो है दिमाग कमंडल की ओर भेजा जाए। अब उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाला और उन्होंने नारा दिया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जन्मभूमि के काम न आवे वह बेअर्थ जवानी है। जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वह पानी है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। खैर अब तो लोग बनवा भी रहे हैं। तो जिस ओबीसी के लोगों को मंडल की लड़ाई लड़ना चाहिए, वे मंडल की लड़ाई छोड़ करके कमंडल की लड़ाई लिए लड़े और कमंडल लेकर के पूरे देश में खरमंडल किए। अपना जो है लड़ाई भूल गए और ब्राह्मणों की लड़ाई में शामिल हो गए। उसके बाद जब 31 संविधान विशेषज्ञों की टीम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के 9 जज मिलकर के फैसला सुनाए। अब ये फैसला क्या सुनाएंगे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन हमारे जो है कि गुलामी का कारण जो है कि हम आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। उनके बातों को हम मान रहे हैं, उनके बातों के इशारे पे चल रहे हैं। इसलिए अगर हमको जो है कांग्रेस और बीजेपी ने धोखा दिया, यदि इन षड्यंत्र को मैंने समझा, हम लोग समझ गए और एक मंच पे आते हैं SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो मजलूम हैं, तो हम लोग इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हटा करके, क्रांति से हटा करके हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हमें आप लोगों के साथ सहयोग की आवश्यकता है। जय मूल निवासी।